हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। क्लास स्टार्ट हो गया है, शेयर कर देंगे। लाइव क्लास शुरू हो गया तो शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया, आप लोग जल्द से ज्वाइन करें क्लास ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज में, जो आपका सुबह 7 बजे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। मोस्ट 20 करंट अफेयर और 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे जी। 10 मोस्ट आपको मिलेगा स्टेटिस रसगुल्ले, जो आपका NTPC में टपक रहा है जी। बिल्कुल, तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट आप लोग, जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप लोग फटाफट और शेयर कर देंगे। और जो हमारे यूट्यूब चैनल है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे जी। बिल्कुल, जल्दी से आ जाएंगे आप लोग फटाफट जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल पेपर को परीक्षा हॉल में नागिन डांस करा देंगे जी। जो जीतेगा, जो आपका सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, जल्दी से आ जाएंगे लाइव फटाफट जी। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट आपका 20 करंट अफेयर। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे जी, आ जाएंगे जल्दी से लाइव फटाफट, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है और आते ही आप फटाफट लाइक भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट। पहला सवाल क्या बोल रहा है जी? शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह, शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह। पहला सवाल क्या बोलता है? क्लीन प्लेट 2.0 नामक अभियान किस देश द्वारा चलाया गया है? ये आपका सवाल है। क्लीन प्लेट 2.0 नामक अभियान किस देश द्वारा चलाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए में चीन द्वारा, बी में भारत द्वारा, सी में अमेरिका द्वारा, डी में नेपाल द्वारा। तो जल्दी से बता देंगे, सभी को मिलकर फटाफट आंसर दे देंगे जी। अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है, बता देंगे जल्दी से। तो आपका आंसर हुआ ए, चीन द्वारा जी। याद रखें, चीन के द्वारा आपका क्लीन प्लेट 2.0 नामक अभियान शुरू किया गया है जी। याद रखें इस तरह, जो आपको हाल ही में चीन द्वारा नियंत्रण बढ़ रही भोजन की बर्बादी की समस्या को समाप्त करने हेतु क्लीन प्लेट 2.0 नामक अभियान चलाया गया है जी। याद रखें, तो आपका आंसर 1 का ए होगा जी। बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जल्दी से आज फटाफट लाइव आ जाएंगे आप लोग, शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको जी। मोस्ट करंट अफेयर 10 स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक देखेंगे और बने रहेंगे आप लोग जी, कलम और कॉपी के साथ जी, नोट करते जाएंगे। बिल्कुल। दूसरे सवाल क्या बोलते हैं? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बम्बू रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ये आपका सवाल है जी। बिल्कुल है, आपका सवाल है कि हाल में एशिया के सबसे बड़े बम्बू रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में चीन के वुहान शहर, बी में मालदीव की राजधानी के माले में, और सी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जी। एक ऑप्शन आपको छूट गया है जी, एक ऑप्शन आपका छूट गया है। तो इसमें आपका नन ऑफ दीज है, याद रखें, नन ऑफ दीज याद रखेंगे। डी में आपका ऑप्शन है। तो जल्दी से बता देंगे, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बम्बू रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ये सवाल है। तो ए में चीन के वुहान शहर में, बी में मालदीव की राजधानी माले में, सी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में, और डी में नन ऑफ दीज जी। मैं एक ऑप्शन दे दिया आपको, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आपका आंसर। तो याद रखें, आपका आंसर होगा जी। बता देंगे जल्दी से आंसर फटाफट सभी को। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जी। याद रखें, आपका सी आंसर होगा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में आपका एशिया का सबसे बड़े बम्बू रिसर्च सेंटर आपका उद्घाटन किया गया है जी। मोस्ट है, कतई जा वाले याद रखेंगे। 2 का सी आंसर होगा। जो हाल ही में महाराष्ट्र के आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र चंद्रपुर में एशिया के सबसे बड़े बम्बू रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है जी। याद रखें, जो लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और जिसे लगभग 100 करोड़ रुपए की खर्च जो आपको निर्धारित किया गया है। तो याद रखें इस तरह। और आपका इसमें 1.5 लाख टन बांस का उपयोग किया गया है जी। याद रखें इसमें, और लगभग 1000 आदिवासी महिलाओं तथा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो आपका 2 का सी आंसर होगा जी। याद रखें, और महाराष्ट्र राज्य का गठन पूछेगा 1 मई 1960 जी। याद रखेंगे, और आपका
जी कोयना परियोजना किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, याद रखेंगे कोयना नदी पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। याद रखें लावनी तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका महाराष्ट्र। जी याद रखेंगे। तो 2 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है कि महाजॉब्स पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो ए में महाराष्ट्र से, बी में राजस्थान से, सी में उत्तर प्रदेश से और डी में अरुणाचल प्रदेश से। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी सवाल है आपका कि महाजॉब्स पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बता देंगे आपका 3 का आंसर ए हुआ महाराष्ट्र। जी आपका महाराष्ट्र होगा। महाजॉब्स पोर्टल का संबंध महाराष्ट्र से। जी जल्दी से आ जाएंगे फटाफट लाइव सभी को ही, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, तो आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है डेली सुबह 7 बजे, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका बिहार दरोगा, आपका एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो बने रहेंगे इसी से, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो 3 का ए आंसर हुआ महाराष्ट्र। जी याद रखें 6 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा महाजॉब्स नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी याद रखें इस तरह। तो आपका 3 का ए आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में चर्चित दीदी वाहन सेवा नामक पहल का संबंध किस देश से है? ये आपका सवाल है। हाल ही में चर्चित, जी पढ़ेंगे हाल ही में चर्चित, आपका यहाँ पे चर्चित पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाल ही में चर्चित दीदी वाहन सेवा नामक पहल का संबंध किस देश से है? ये आपका सवाल है। जी यानी किस राज्य से है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, सभी को मिलकर बता देंगे आंसर। ए में पश्चिम बंगाल, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तराखंड और डी में उड़ीसा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। तो 4 का बी आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो हाल ही में चर्चित दीदी वाहन सेवा नामक पहल का संबंध किस देश से है? तो आपका मध्य प्रदेश से। जी याद रखें जो मध्य प्रदेश के आदिवासी जो है बहुल क्षेत्र झाबुआ जिले में आपका ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा नामक पहल की शुरुआत की गई है। जी याद रखें इस तरह। तो आपका 4 का बी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। जी आज कोई आपका ज़्यादा डिस्कशन नहीं मिलेगा, जी बताते जाएंगे आंसर फटाफट सभी को मिलकर। 5वां सवाल क्या होगा आपका, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किस देश के भारतीय दूतावास ने जून 2019 में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया? ये आपका सवाल है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किस देश के भारतीय दूतावास ने जून 2019 में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया? ये आपका सवाल है। ए में सऊदी अरब, बी में इराक, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में ओमान। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे, बिल्कुल। तो बताते जाएंगे सभी को आंसर। आपका 5 का आंसर ए होगा सऊदी अरब। जी याद रखें सऊदी अरब, जो आपका महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए जो गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया। जी याद रखें 5 का ए आंसर हुआ। जी याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या है, भारत की सहायता से किस पड़ोसी देश में प्रथम आदर्श गांव का उद्घाटन किया गया है? जी ये सवाल आपका है, भारत की सहायता से किस पड़ोसी देश में प्रथम आदर्श गांव का उद्घाटन किया गया है? तो एम आपका पाकिस्तान, बी में भूटान, सी में नेपाल और डी में श्रीलंका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे भारत की सहायता से किस पड़ोसी देश में आपका जो खोला गया है आदर्श गाँव का उद्घाटन किया गया है? जी आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को। जी 6 का आंसर आपको डी होगा श्रीलंका। जी याद रखें श्रीलंका आपका आंसर होगा। जो प्रथम आदर्श गांव जो खोला गया है, उद्घाटन किया गया है जो 7 जुलाई 2019 को, 7 जुलाई 2019 को याद रखेंगे आपका उद्घाटन किया गया है। तो 6 का डी होगा। और श्रीलंका का राजधानी जयवर्धने कोटे। अगर आपसे पूछे कि पाक जलडमरू मध्य, तो भारत और श्रीलंका। मनार की खाड़ी, तो भारत और श्रीलंका। एलिफेंटा, आपसे पूछे एलिफेंटा दर्रा किस देश में, तो आपका श्रीलंका। जी याद रखें इस तरह। आदम का पुल किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पटाना। तो इस तरह रखेंगे श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948। ये भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछते रहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो आपका 4 फरवरी 1948। तो 6 का
डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल, भारत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी प्राप्त करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपका सवाल है जी। भारत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी प्राप्त करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो ए में अमेरिका, बी में रूस, जी सी में जर्मनी और डी में जापान। तो जल्दी से बता देंगे, सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल, तो 7 का आंसर होगा आपका बी होगा रूस। जी याद रखें, रूस जो एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी प्राप्त करने हेतु भारत के साथ समझौता किया है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका जो 21,000 करोड़ रुपए वाले समझौते पर भारत और रूस के बीच 8 मार्च 2019 को हस्ताक्षर किए गए। जी कितने करोड़ रुपए? तो 21,000 करोड़ रुपए जो समझौता दोनों देश भारत और रूस ने मिलकर किया 8 मार्च 2019 को। और इस समझौते के अनुसार रूस वर्ष 2025 तक भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी देगा। जी जो रूस है जो आपका वर्ष 2025 तक भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी देगा। जी याद रखें, तो 7 का भी होगा। रूस की राजधानी मास्को मोस्कवा नदी किनारे रूस की मुद्रा रूबल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी याद रखें, जो आपका 2035 तक बने रहेंगे। तो 7 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको जबरदस्त आपका करंट अफेयर विथ स्टेटिस्टिक्स रसगुल्ले जो दिया जाता है डेली सुबह 7 बजे, तो बने रहेंगे इसी तरह। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, जी बिल्कुल तहस नहस कर देंगे पेपर को, एकदम परीक्षा हॉल में नागिन डांस करा देंगे। जी बिल्कुल। 8वें सवाल क्या बोलता है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। जी ये सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया मतलब किस देश में किया गया? ये सवाल पूछ रहा आपसे। तो बताएंगे सवाल है ए में भूटान में, बी में श्रीलंका, सी में म्यांमार और डी में बांग्लादेश। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा 8 का ए भूटान। जी याद रखें, भूटान में आपका जो नरेंद्र मोदी द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया वो आपका 17 से 18 अगस्त 2019 को। जी याद रखेंगे। और आपका प्रधानमंत्री 17 से 18 जो अगस्त 2019 को भूटान की यात्रा की थी। जी याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री द्वारा भूटान में रुपये कार्ड लॉन्च किया गया है। जी और भूटान की राजधानी याद रखेंगे आपका थिम्पू। जी बिल्कुल। मुद्रा निगुलेट्रम। जी याद रखें। तो 8 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल का मतलब क्रिकेट खेल से जुड़े किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? ये आपका सवाल है। जी क्रिकेट खेल से जुड़े किस खिलाड़ी को राजीव गांधी आपका खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 का? तो ए में विराट कोहली, बी में रोहित शर्मा, सी में सुरेश रैना और डी में महेंद्र सिंह धोनी। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। जी हाल वाला सवाल है, बताया गया है, कई बार रिवीजन हुआ है, परीक्षा में पूछ चुका भी है। तो आपका बताइए आंसर फटाफट। तो आंसर हुआ 9 का भी रोहित शर्मा जो क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। जो आपका 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जो अब 25 लाख रुपये राजीव गांधी खेल में नगद राशि जो दिया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और 2020 में 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा, पैरा एथलीट्स के क्षेत्र में मरियप्पन टी, और आपका टेबल टेनिस के क्षेत्र में मनिका बत्रा, और कुश्ती के क्षेत्र में विनेश फोगाट, और हॉकी के क्षेत्र में रानी रामपाल। तो इस तरह याद रखें। और रानी रामपाल पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह याद रखेंगे। और रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर बने आपका भारत राजीव गांधी खेल प्राप्त करने वाले। तो 9 का भी होगा। सबसे पहले राजीव गांधी खेल आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो 9 का भी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल, जी याद रखेंगे, जो 90 में आपका शुरू किया गया था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल अवार्ड दिया गया आपका शतरंज में। सबसे पहले मैं पूछिए आपसे सवाल, तो आपका विश्वनाथ आनंद। और क्रिकेट में सबसे पहले राजीव गांधी खेल तो सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह याद रखेंगे। 10वें सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में हॉकी खेल के किस प्रशिक्षक का गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ए में एगोएस मालवीय, बी में कुलदीप कुमार, सी में जूड फेलिक्स और डी में जसपाल राणा। जल्दी से बता दें जसपाल राणा ऑप्शन आपका डी में। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे हाल ही में हॉकी खेल के किस प्रशिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर होगा जी। तो 10 का सी होगा, जूड फेलिक्स को दिया गया। बिल्कुल याद रखें। जो हॉकी का कोच है, जी आपका 10 का सी आंसर होगा। बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका जसपाल राणा को
शूटिंग के लिए आपको दिया गया गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। और योगेश मालवीय को मलखंभ के क्षेत्र में आपको दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। और कुलदीप कुमार को, याद रखें, कुलदीप कुमार को आपको दिया गया जो आपका वुशु वुशु के क्षेत्र में आपको कुलदीप कुमार को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और आपका जी याद रखें, पैरा बैडमिंटन में गौरव खन्ना को दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ। जी याद रखें, जो 15 लाख रुपये आपको दिया जाएगा, बिल्कुल याद रखें। 10 का आपका सी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे दिया जाता है आपको। जी बने रहेंगे इसी तरह, डेली आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। 10 मस्ट स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे लास्ट में, जो सभी मस्ट है कतई जरा वाले सवाल है, सभी एग्जाम में टपकेगा छपेगा आपका। बिल्कुल 11वां सवाल, ई दंत सेवा नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये आपका सवाल है, ई दंत सेवा नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहाँ से किया गया, ये सवाल आपका। तो ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गोवा, डी में नई दिल्ली। तो जल्दी से बता देंगे, सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी मस्ट है कतई जरा वाले सवाल है, तो 11 का आंसर आपको डी होगा, नई दिल्ली। जी बिल्कुल याद है, नई दिल्ली में आपका जो 7 अक्टूबर 2019 को किया गया शुभारंभ। ई दंत सेवा नामक वेबसाइट मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो 7 अक्टूबर 2019 को, याद रखेंगे। जो मुंह संबंध स्वास्थ्य की जानकारी के लिए यह प्रथम राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और आपसे पूछेगा, जी याद रखें, जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल पुस्तिका तथा वॉइस ओवर भी जारी किया। जी याद रखें, तो 11 का आपका डी होगा आंसर, याद रखें। और दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी, जी याद रखें, दांत का अध्ययन पूछेगा तो डेंटोलॉजी, तो 11 का डी हुआ। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या हुआ कि एम हरियाली ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? ये सवाल आपका है जी, एम हरियाली ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो ए में 2 अक्टूबर 2019 को, बी में 9 अक्टूबर 2019 को, सी में 11 अक्टूबर 2019 को, और डी में 24 अक्टूबर 2019 को। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी एम हरियाली जो ऐप का शुभारंभ कब किया गया, ये आपका सवाल बोल रहा है। जी बता देंगे जल्दी से फटाफट। तो आपका आंसर हुआ 11 अक्टूबर 2019 को। जी याद रखें, 11 अक्टूबर 2019 को, बिल्कुल सही जवाब सभी का यहाँ पे। तो याद रखेंगे, अब क्या पूछेगा सवाल कि किसके द्वारा शुरू किया गया? जी याद रखेंगे, तो आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा उस समय शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2019 को। जी और एम हरियाली ऐप का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को पौधे लगाने और अन्य हरित उपाय करने के लिए प्रेरित करना। जी ये आपका उद्देश्य है, तो 12 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, फिल्म फेयर जला, ये सवाल आपका फिल्म फेयर अवार्ड, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा मिस यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ेंगे, यहाँ पे जला लिखा गया है, अवार्ड इसको पढ़ेंगे। सवाल क्या बोलता है, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन सी बॉलीवुड फिल्म ने 13 पुरस्कार प्राप्त कर रिकॉर्ड बनाया? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ए में गली बॉय, बी में ड्रीम गर्ल, सी में लुटकेश, और डी में दरबार। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी 65वें फिल्म फेयर में आपका जो दिया गया वो गली बॉय, बिल्कुल याद रखें, 13 का आंसर ए होगा, गली बॉय को। जी आपका 65वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म गली बॉय को 13 पुरस्कार दिए गए, जो अब तक का सर्वाधिक 13 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बन गई है। जी याद रखेंगे। और आपको मालूम है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला 65वें फिल्म में फेयर में? तो गली बॉय को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा तो रणवीर सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट, जो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में। तो 13 का ए आंसर हुआ। जी बिल्कुल मोस्ट है, कतई जाने वाले सवाल है। जी चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएं, तो मैं डिजिटल बोर्ड के साथ वीडियो लाइव क्लासेज आऊँगा आप लोग के बीच में, और मोस्ट से मोस्ट आपको मिलेगा। जी आपका सभी जीके जीएस का पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल। 14वां सवाल क्या बोल रहा है कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी? ये सवाल है। ए में पीवी सिंधु, बी में एमसी मैरी कॉम, और सी में मनिका बत्रा, और डी में सानिया मिर्जा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी 14 का आंसर जी मस्ट बता देंगे सभी को मिलकर। आपका आंसर होगा
MC मैरी कॉम। जी 14 का बी आंसर होगा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है MC मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी से संबंधित है। जी याद रखें MC मैरी कॉम प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। जी याद रखें जो 6 बार मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन बनने वाली महिला खिलाड़ी MC मैरी कॉम को 2020 के में की गई घोषणा में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जी याद रखें। और आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो भारत रत्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार तो पद्म विभूषण। और अगर आपसे पूछे पद्म पुरस्कार, पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म विभूषण। जी पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार तो पद्म विभूषण। और आपको भारत रत्न दिया जाता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 18 के तहत। याद रखें जो उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना 18। तो इस तरह याद रखें 14 का भी होगा। और MC मैरी कॉम किससे संबंधित है, तो आपका मुक्केबाजी PV सिंधु बैडमिंटन, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। तो 14 का भी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 15वें सवाल पर। 15वां सवाल क्या है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। ये सवाल आपका ए में रानी रामपाल, बी में MC मैरी कॉम, सी में विनेश फोगाट, डी में PV सिंधु। तो जल्दी से बता देंगे 15 नंबर का सवाल। जी आपका ये सवाल पूछा बिहार पुलिस ड्राइवर में, जी मास्ट है ये पूछा आपका सवाल। तो जल्दी से बता देंगे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर। जी वेरी गुड आंसर सभी का। 15 का ए आंसर होगा रानी रामपाल। जी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बनी। जी याद रखें। अभी पूछे भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल। जी याद रखें इस तरह। तो आपका आंसर होगा 15 का ए। चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल की 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया है। ये आपका सवाल है। ए में राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में महाराष्ट्र और डी में मध्य प्रदेश। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया गया है, ये सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आपका आंसर 16 का आपका डी होगा मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखेंगे मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछेगा शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल पूछेगा लालजी, मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछेगा आनंदीबेन पटेल। याद रखें मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा कि क्या कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य का GI टैग है, तो मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें। और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आपको मालूम होगा जी जबलपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी किनारे। जी धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी किनारे, तो नर्मदा नदी किनारे। जी इस तरह याद रखें। तो आपका 16 का डी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। यह सवाल है। ए में आर रामानुजन, बी में अनिल काकोडर, और बी में सी में VN रायचंद, और डी में सुरेश दीक्षित। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। जी मॉस्ट है, बता देंगे सभी सवाल। जी सभी मॉस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है। सभी कतई जा वाले सवाल रहते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और सब्सक्राइब कर देंगे अभी तक जो नहीं किए, और लाइक भी कर देंगे फटाफट, और शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, जो ज़बरदस्त आपको मिल रहा है स्टडीज रसगुल्ले और करंट अफेयर। जी तो 17 का आंसर ये होगा आर रामानुजन। जी बिल्कुल याद रखें आर रामानुजन को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल जो आर रामानुजन आपका कंप्यूटर वैज्ञानिक है। बिल्कुल याद रखें आर रामानुजन कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। तो 17 का ए होगा। चलते नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या होगा कि आशा एंड द स्प्रिट बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है। ये सवाल है। आशा एंड द स्प्रिट बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है, तो ए में जसविंदर विलान, बी में कृष्ण
मचारी श्रीकांत, और सी में जसप्रीत बुमराह और डी में संजय गुप्ता। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी ये आपका 18 का आंसर क्या होगा? जी आंसर देते जाएंगे फटाफट। आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर जो दिया जाता है डेली मॉर्निंग में, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। इसी तरह डेली आप लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे 7 बजे। तो 18 का आंसर ए हुआ जसविंदर बिलान। जी बिल्कुल याद रखें, 18 का आंसर ए। आपका जो आशा एंड द स्पिरिट बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है? तो जसविंदर विलान। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। और आपका जसविंदर विलान को वर्ष 2020 के यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी ये भी मोस्ट याद रखें, जो इस उपन्यास के लिए जसविंदर विलान को वर्ष 2020 के यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी याद रखेंगे। और इस उपन्यास में लेखिका ने अपने बचपन की जीवन कथा प्रस्तुत की है। जी जसविंदर विलान जो है इसमें अपने बचपन की जीवन कथा प्रस्तुत की है। तो 18 का ए हुआ। चलते नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या बोला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया है? ये सवाल है। तो ए में सार्क संगठन, बी में एससीओ संगठन, सी में आसियान संगठन और डी में नाटो संगठन। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ये आपका सवाल है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो शामिल किया गया है आपका 8 आचार्यों में, तो किसके द्वारा शामिल किया गया, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, ये सवाल बोल रहा है आपका। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बताया गया, अभी लिखाया भी गया है आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लासेज में। तो आंसर बता देंगे सभी को मिलकर। तो 19 का आंसर बी होगा एससीओ संगठन। जी याद रखें एससीओ संगठन बिल्कुल, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संघाई सहयोग संगठन द्वारा 8 आचार्यों में शामिल किया गया है। एससीओ जो यानी संघाई सहयोग संगठन द्वारा 8 आचार्यों में शामिल किया गया है। बिल्कुल याद रखें। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी और इसका जो निर्माण किया रामवंजी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। बिल्कुल याद रखें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी बिल्कुल याद रखें इस आपका। तो 19 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल, अप्रैल 2020 में सामाजिक नवाचार के किस भारतीय कंपनी को एडिसन अवार्ड दिया गया है? ये सवाल है। अप्रैल 2020 में सामाजिक नवाचार के लिए किस भारतीय कंपनी को एडिसन अवार्ड दिया गया? ये सवाल बोल रहा है आपका। ए में टाटा पावर, बी में रिलायंस जियो, सी में जेकर टायर और डी में बिरला सीमेंट। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी फटाफट बता देंगे आपका 20 का आंसर देंगे जल्दी से फटाफट। 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर ए होगा टाटा पावर। जी टाटा पावर को आपको एडिशन अवार्ड दिया गया सामाजिक नवाचार के लिए 2020 अप्रैल 2020 में। अब क्या पूछे सवाल याद रखें थोड़ा सा कि टाटा पावर ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी यानी टाटा पावर ने यह पुरस्कार क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए प्राप्त किया। जी याद रखें, जो आपका क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए प्राप्त किया आपका टाटा पावर। तो आपका आंसर 20 का ए होगा। और अब चलते नेक्स्ट 10 मोस्ट आपको स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, तो इसको जरूर आप लिखते जाएंगे और शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जी मोस्ट है सभी क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी में टपकेगा छपेगा। जी बिल्कुल कतई जरा वाले सवाल सभी मिलेंगे 10 मोस्ट। तो आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक और कॉपी में नोट करते जाएंगे। जी और आपका जो करंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सुबह 7 बजे डेली दिया जाता है मॉर्निंग में आपका, तो बने रहेंगे डेली इसी तरह और शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको फायदा होगा। जी बीच में जाएंगे नहीं क्लास छोड़कर। जी जब भी काम करें तो पूरा करें, बिल्कुल अधूरा नहीं। तो इसी तरह बने रहेंगे शुरू से अंत तक। सवाल क्या बोला? पहला सवाल, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? ये सवाल आपका है, तो जल्दी से बता देंगे। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? ये सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे। तो आपका आंसर 1924। जी याद रखें 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, जो महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किया था। तो पूछता है सवाल कि महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन कहाँ में किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटका में। जी बिल्कुल याद रखें। और गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार
कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था, तो 1925 और 1930, लेकिन अध्यक्षता किया 1 बार और त्यागपत्र दिया 2 बार। लेकिन आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किया, तो 1 बार कब किया, 1924 में किया। कौन सा अधिवेशन, तो बेलगाम अधिवेशन। तो 1 का आपका आंसर कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ, 1924। तो चलते नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना कब चलाया गया। ये सवाल आपका, सुकन्या समृद्धि योजना कब चलाया गया, ये मैंने सवाल आपसे पूछा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। तो आपका जनवरी याद रखेंगे, आपका जनवरी 2015, जी जनवरी 2015 में आपका सुकन्या समृद्धि योजना चलाया गया। और किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस तरह आप याद रखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, तो महात्मा गांधी के सॉरी आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ये सवाल आपका है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखें 1 जनवरी। जी ये कई बार एग्जाम में पूछते रहता भी, अब पूछा भी है, बिल्कुल याद रखें। तो 1 जनवरी 2015 को आप याद रखें जो नीति आयोग की स्थापना हुई, बिल्कुल जो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया जाए। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, तो आपका जो भी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। जी याद रखें, अरविंद पनगड़िया जो अभी नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल। और नीति आयोग की स्थापना जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो आपका 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, बिल्कुल याद रखें। इस तरह जो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट आपका, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। जी अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, ये भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल, गांधी सागर डैम किस नदी पर है, ये आपका सवाल है। गांधी सागर डैम किस नदी पर है, जी बता दें जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। तो आपको आंसर हुआ नर्मदा नदी। जी याद रखें, गांधी सागर सॉरी आपका आंसर हुआ चंबल नदी, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देंगे। आपका गांधी सागर डैम किस नदी पर है, तो चंबल नदी। जी बिल्कुल, आपको ट्रिक बताया गया था गाजर, आपको गाजर ट्रिक बताया गया था। जी याद रखेंगे इस तरह, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी। और आपसे पूछा है कि गांधी सागर डैम जो आपका किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान। तो इस तरह याद रखें। और एक इंदिरा सागर पूछेगा, इंदिरा सागर डैम किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी जो आपका मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल याद रखें, इंदिरा सागर डैम पूछेगा, इंदिरा सागर तो आपका नर्मदा नदी, और गांधी सागर तो आपका चंबल नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल, URL का पूर्ण रूप क्या होता है। ये सवाल आपका है मोस्ट है, कई वाले सवाल है, आपका NTPC में पूछा सवाल भी है। तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर, URL का आपका पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी आपको याद रखें यूनिफॉर्म आपका यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, थोड़ा सा तो याद रखें इस तरह। आप मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी पूर्ण रूप होता है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया। ये सवाल है, भारत में पहला जो परमाणु परीक्षण कब किया गया। जी याद रखें, तो 18 मई 1974। जी 18 मई 1974 को आपका जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जी जो उसका नाम रखा गया आपका स्माइलिंग बुद्धा। जी स्माइलिंग बुद्धा आपका नाम रखा गया, जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, जो राजस्थान में, जो 18 मई 1974, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, बिल्कुल याद रखें उसका नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा। और आपसे पूछिए दूसरा परमाणु परीक्षण कब, तो 11 से 13 मई 1918 के बीच में। 11 से 13 मई 1918 सॉरी 11 मई 1998 के बीच में, बिल्कुल 1998 के बीच में नहीं, 1998 को। जी इस तरह याद रखेंगे। दूसरा
परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1998 को। कब हुआ? तो 11 से 13 मई के बीच में आपका हुआ। और इसका जो आपका ऑपरेशन शक्ति दिया गया है जी, इसका नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन शक्ति, याद रखेंगे। तो 6 का आपका आंसर होगा 18 मई 1974 भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया है जी, बिल्कुल। और दूसरा पूछे तो 1998 जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे उस समय, बिल्कुल याद रखेंगे। और 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? ये सवाल है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में, जी बिल्कुल याद रखें, आपका मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक बनवाया है जी, याद रखें। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ये सवाल है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? बिल्कुल याद रखें, जो 13.5 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, पंजाब के कालानौर में, बिल्कुल याद रखें। जो आपका 1556 में, जी बिल्कुल। और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1605 में मृत्यु अकबर की हो गई थी। और अकबर का राज्याभिषेक 1556, बिल्कुल याद रखें, जो कालानौर पंजाब के में हुआ था आपका। और जी 1542 में अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, बिल्कुल याद रखें। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, जी बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछेगा सवाल है कि अकबर कौन सी वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगाड़ा, बिल्कुल याद रखें। कौन सा मुगल सम्राट जो अनपढ़ था? तो अकबर, जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोला कि सबसे पहले हाईकोर्ट बना? जी ये सवाल है कि भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट बना, उसका नाम क्या है? जी बिल्कुल बता देंगे जल्दी से कि सबसे पहले भारत में हाईकोर्ट कहाँ पे बना था। जी याद रखें, ये आपका कोलकाता, जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका कोलकाता पहला हाईकोर्ट जो बनाया गया था। जी आपसे पूछता है 3 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1862, जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। जी पहला जो आपका हाईकोर्ट बना कोलकाता, उसके बाद मुंबई, चेन्नई है। जी बिल्कुल। तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इस तरह याद रखें। आपसे एग्जाम में पूछा भारत का अंतिम जो हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश है, जो आपका 1 जनवरी 2019 को, बिल्कुल याद रखें। जो अंतिम पूछे भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो आंध्र प्रदेश। जी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? तो 25 उच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। आपका मानव शरीर का पीएच मान जी कितना होता है? ये सवाल आपका है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका लगभग 7, जी याद रखें, 7.0 से आपका 7.8 आपका होता है पीएच मान मानव शरीर का। 7.0 से 7.8 होता है मानव शरीर का पीएच मान। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। ब्लड का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। जी बिल्कुल। 11वां सवाल क्या बोल रहा है कि पीत रस कहाँ से निकलता है? ये सवाल आपका है। पीत रस कहाँ से निकलता है? ये सवाल आपका है। तो याद रखें आपका यकृत से निकलता है। पीत रस कहाँ से? तो यकृत से। अब जो पीत रस जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। जी बिल्कुल याद रखें, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। और पित्ताशय जो आपका जमा कहाँ होता है? कहाँ में जमा होता है? तो पित्ताशय में। तो चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल का इस साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये सवाल आपका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? बिल्कुल बता देंगे जल्दी से फटाफट। जी मस्ट है सभी क्वेश्चन, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह डेली सुबह 7 बजे, जो आपको करंट अफेयर विथ स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले दिए जाते हैं, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, जो मोस्ट है कतई जार वाले सवाल है सभी। तो इसी तरह डेली बने रहेंगे आप लोग, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास जो स्टार्ट है बिल्कुल डेली जो आपको दिया जाता है, शेयर करें एक दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास बिल्कुल, और फटाफट सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। 12वां सवाल क्या हो रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 जो बम्बई आया था, बिल्कुल, जो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ये भी सवाल पूछा है साइमन कमीशन, पूछता है सवाल आपका कि साइमन कमीशन किस समय भारत का वायसराय का होता है? लॉर्ड इरविन। कब आया? तो 1928 में आया। जी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ, आप याद है 1928 में। जी साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 1927 में। जी व्हाइट मैन किसको बोलते हैं? तो साइमन कमीशन को बोलते हैं, जो इसके विरुद्ध लाला लाजपत राय की जो शिकार हो गए थे, बिल्कुल याद रखिए, जो लाहौर जेल में मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय का। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल।
13वां सवाल, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? ये सवाल है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो याद रखें 1951। जी, संविधान में प्रथम संशोधन 1951, बिल्कुल याद रखें। अगर आपसे पूछे कि संविधान में प्रथम संशोधन जो कौन सी अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो संविधान संशोधन भाग कितना, तो 20, और अनुच्छेद कितना, तो 368। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर, और आपका लास्ट सवाल है, बता दें जल्दी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जी ये किस मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया है? ये सवाल आपका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपको चलाया गया उस पर किस पे बल दिया गया था, सर्वाधिक जोर दिया गया था? ये सवाल आपका है। तो आंसर याद है कृषि। जी बिल्कुल, कृषि पर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और आपसे पूछेगा कि 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका माना गया कार्यकाल, जो 1951 से 1956 और प्रथम पंचवर्षीय योजना जब चलाया गया तो देश के प्रधानमंत्री याद रखें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। बिल्कुल याद है इस तरह। तो 14 का आंसर आपको बिल्कुल, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो कृषि, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे बल दिया गया? तो आपका कृषि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर। जी, हेराल्ड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है। तो आज का मोस्ट आपको मिला 20 करंट अफेयर और 10 स्टैटिस्टिक्स स्कूल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट कैसा लगा आज का करंट अफेयर और आपका स्टैटिस्टिक्स रसगुल है। जल्दी से बता दें कैसा लगा, और फटाफट लाइक कर देंगे सभी को मिलकर एक बार। जी, सभी को मिलकर एक बार लाइक कर देंगे फटाफट। और डेली इसी तरह बने रहेंगे आपका सुबह में 7 बजे, जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। और आपका ऑफलाइन क्लासेस जो आपको डेली जो क्लास चल रहा है आपको 8 बजे 8:30 बजे, जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो द्विवेदी पुस्तक के मकान में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो NTPC का ज़बरदस्त मैथ रीजनिंग के साथ आपको दिया जा रहा है, जो उपेंद्र सर के द्वारा। तो डेली आप उस क्लास में ज्वाइन, ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह। और जो आज का मोस्ट आपको मिला 14 आपका स्टैटिस्टिक्स स्कूल है, बिल्कुल सभी मोस्ट है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग डेली। और कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे इसी टाइम पर। तब तक आप लोग से लिए विदा लेता हूँ। आप लोग डेली इसी तरह बने रहेंगे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो। हंसते रहिए, फूल जैसे मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।